पिछले साल असम में बाढ़ आने के कारण 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और 30 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस साल भी 5.5 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं और एक की तो जान भी जा चुकी है और हमें पता ही नहीं चला। इस साल 150 से भी ज्यादा घर और 1500 हेक्टेयर तक की खेती करने वाली जमीन भी बाढ़ में डूबी हुई है। लेकिन ये सब बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, इससे हमारी डेली लाइफ में क्या ही फर्क पड़ेगा। असम में तो हर साल बाढ़ आती है, इस साल भी आएगी और जैसे हर साल इग्नोर करते हैं इस साल भी इग्नोर कर देंगे। बट नहीं, हमें इस अपने इग्नोरेंस वाले माइंडसेट को हटाकर थोड़ी गंभीरता से इस बाढ़ के सोल्यूशन पे बात करना होगा, क्योंकि ये बाढ़ हर साल आती है और लाखों लोगों की जिंदगी तबाह करके चली जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि असम में हर साल बाढ़ क्यों आती है। अगर हम सरकारी डेटा पर ध्यान दें तो 40% एरिया असम में फ्लड प्रोन एरिया है। फ्लड प्रोन एरिया उन एरियाज को कहते हैं जिनमें किसी भी क्लाइमेट चेंज या फिर बारिश के सीजन में बाढ़ आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। इन फ्लड प्रोन एरिया में गवर्नमेंट हर साल 500 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगा देती है एंड स्टिल देयर इज नो प्रिवेंशन फॉर द पीपल ऑफ असम। और अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे ध्यान दिया जाए तो हर साल अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का जो एक्सेसिव वाटर है वो बहकर असम में आ जाता है, जिससे फ्लड आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसका असम के कई सारी जगह पर भी बहुत बुरा असर होता है। क्या असम में फ्लड आने का एक रीजन ब्रह्मपुत्र नदी भी है? ब्रह्मपुत्र नदी असम के लिए एक लाइफ और डेथ दोनों की तरह काम करता है। पहले के जमाने में जब ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आया करती थी तो लोग उसे सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि वो अपने साथ बहाकर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स लाता था जो कि वहां के किसानों को खेती करने में काफी ज्यादा हेल्प करता था। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब ब्रह्मपुत्र नदी बहुत एग्रेसिवली बहती है। जब हिमालय से ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वो ग्लेशियर्स का पानी ब्रह्मपुत्र नदी में एग्रेसिवली फ्लो होके आता है और जब वो पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो अपने साथ आसपास की जमीन को भी बहा कर ले जाता है। इसी के साथ साथ अगर वो रेनी सीजन में हो तो इसको और सपोर्ट मिल जाता है और वो एग्रेसिवली इतना बह जाता है कि आसपास के एरियाज में ओवरफ्लो होने के कारण फ्लड आ जाता है। लेकिन क्या असम फ्लड्स का सारा दोष नेचर का है? नहीं। 1950 से लेके अभी तक वहां के लोगों ने इन फ्लड्स को रोकने के काफी सारे सॉल्यूशंस पे काम किया है। उनमें से मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन है एम्बैंकमेंट। लेकिन ये एम्बैंकमेंट्स क्या है? एम्बैंकमेंट्स उन दीवारों को कहा जाता है जिन्हें उन नदियों के किनारे बनाया जाता है ताकि हम पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकें और ओवरफ्लो होने से रोक सकें। इन एम्बैंकमेंट्स की मदद से फ्लड्स को आसपास के एरिया तक जाने से रोका जा सकता है। लेकिन ये एम्बैंकमेंट्स इन फ्लड्स के परफेक्ट सॉल्यूशंस बिल्कुल नहीं है। इसके काफी सारे फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा नंबर 1, ये पानी को ओवरफ्लो होकर आसपास के गांव तक जाने से रोकता है। फायदा नंबर 2, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, ये नदी के आसपास रह रही फैमिलीज को सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं कुछ नुकसान के बारे में। नंबर 1, जब नदी में पानी बहता है तो अपने साथ काफी सारे सेडिमेंट्स को भी बहा कर लाता है, जैसे कि सैंड, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, मिट्टी और काफी सारे छोटे छोटे कंकड़। और जब पानी बहता रहता है तो ये उन्हीं एम्बैंकमेंट्स और रिवर में आके जमा होने लग जाते हैं और जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो नदी में कम से कम पानी फ्लो हो पाता है। उसकी वजह से ये पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के गांव तक पहुंच जाता है। नंबर 2, एम्बैंकमेंट्स में जब पानी बह रहा होता है तो हर समय उसका फ्लो इंक्रीज हो रहा होता है, यानी कि टाइम टू टाइम वो पानी का जो बहने की स्पीड है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही होती है और इसकी वजह से वो पानी और ज्यादा एग्रेसिवली बहने लग जाता है और एम्बैंकमेंट्स के बाद आने वाले एरियाज में घमासान बाढ़ आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिब्रूगढ़ में बहुत सारे एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं और जब वो एम्बैंकमेंट डिब्रूगढ़ को बाढ़ आने से बचा लेते हैं, लेकिन उन एम्बैंकमेंट्स की वजह से पानी का फ्लो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आगे आने वाले गाँव, फॉर एग्जाम्पल पटरा गाँव में घमासान बाढ़ आ जाती है और वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। नंबर 3, अगर एम्बैंकमेंट्स को बनाते वक्त हल्की सी भी लापरवाही करी गई तो फ्यूचर में वो एम्बैंकमेंट टूट सकता है या फिर उसके अंदर एक होल भी हो गया तो वहां से सारा पानी लीक हो जाएगा और आसपास के एरिया में दोबारा बाढ़ आ सकती है। इसे हम एम्बैंकमेंट ब्रीचिंग भी कहते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं इन फ्लड्स के सोल्यूशन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस की। नंबर 1, असम के लोगों को अपने आसपास के ड्रेन्स और रिवर्स को ज्यादा से ज्यादा साफ रखना होगा ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा पानी फ्लो हो सके और एक जगह इकट्ठा ना हो। इससे उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए ही सही लेकिन काफी मदद मिलेगी। नंबर 2, फार्मर्स को अपने रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स को बारिश से पहले ही भरना बंद करना होगा। अगर वो खाली रहेंगे तो फ्लड का जो एक्सेसिव वाटर है वो फ्लो होकर उन खाली पॉन्ड्स या लेक्स में भर जाएगा, जिससे कि वहां के लोगों को
शॉर्ट टर्म के लिए ही सही, लेकिन मदद मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की। नंबर 1, नदियों को हमें उन जगह तक डाइवर्ट करना होगा जहां पानी की सही में रिक्वायरमेंट हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी फ्लो हो सके और यूज हो सके। नंबर 2, गवर्नमेंट को अंडरग्राउंड डिस्चार्ज सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, जो कि सारा एक्सेसिव वाटर अंडरग्राउंड बने टैंक्स पे सेव कर लेता है और उन्हें जरूरत वाली जगहों पर भेज देता है। इसे हम स्पंज सिटी भी कहते हैं। इसको ऑलरेडी जापान जैसी कंट्री ने इम्प्लीमेंट भी कर लिया है और वो इसके काफी सारे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। नंबर 3, एम्बैंकमेंट्स और नदियों को खोदकर और गहरा बनाना होगा ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा पानी फ्लो हो सके। हम हमेशा बाढ़ आने के बाद रिएक्ट करते हैं, लेकिन अब हमें क्लाइमेट चेंज होने से पहले ही रिएक्शन करना होगा। हमें एक ऐसा मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा जो कि कंटिन्यूअसली क्लाइमेट चेंजेस को ऑब्जर्व कर सके और जैसे ही ये बाढ़ जैसे सिचुएशन आए तो वहां के लोगों को वार्न कर सके और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशंस और प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सके। माय नेम इज रोहित एंड आई ऑल्सो बिलोंग टू आसाम और ये है हमारे गाँव की कुछ क्लिप्स। और मेरे और एक दोस्त घर जा रहे हैं। हमारे रूम में पूरा पानी घुस गया है, बैठने का जगह ही नहीं है रूम पे, कोई उपाय नहीं है। 2-3 दिन बाद जब ये बारिश चला जाएगा तो उसके बाद कॉलेज भी खुलेगा, या उसके बाद हम आएंगे कॉलेज एंड कंटिन्यू करेंगे हमारा कोर्स। आसाम को हम सिर्फ चाय या कॉफी के लिए याद करते हैं, लेकिन क्यों ना उसे उसके जरूरत के वक्त भी हम याद करें। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश के लिए एक काफी ही अहम हिस्सा है और इसको जरूरत के वक्त मदद करना हमारा फर्ज बनता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अवेयरनेस बढ़ाएं कि आसाम फ्लड्स राइज कर रहा है और आसाम को हमारी जरूरत है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना। मिलता हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।